गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हरमीत सिंह ओरेकल ट्यूटोरियल से और आप लोगों को अकाउंट्स में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आप सबका मैं वेलकम करता हूं कॉमर्स स्ट्रीम में। आप सब ने 10th के बाद जिन जिन बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया है और कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में यह बताना चाहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम, वैसे तो सब स्ट्रीम बहुत अच्छी हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स भी। कॉमर्स का एक एडवांटेज क्या है कि इसमें जो एवरेज बच्चा है उसके लिए भी ग्रोथ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है जो अबव एवरेज स्टूडेंट है। दूसरा फायदा कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक 10th तक पढ़ा था, 10th के बाद चाहे वो एवरेज है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, उनके लिए कॉमर्स एक न्यू प्लेटफॉर्म है, एक नई शुरुआत है। और जो इस शुरुआत को अच्छे ढंग से करेगा, जो बेसिक्स को अच्छे ढंग से पढ़ेगा, फंडामेंटल्स को अच्छे ढंग से पढ़ेगा, तो उसके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं 11th में अकाउंट्स में। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ चैप्टर 2 डिस्कस करूंगा। चैप्टर 1 भी डिस्कस करेंगे, मगर चैप्टर 1 हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं। क्योंकि जब हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो उसमें कई टर्म्स आ जाएंगी, वो टर्म्स जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, और फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। सो इट्स बेटर, थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर 2 और विद द बेसिक टर्म्स। ठीक है जी, आओ बच्चों। तो मान लेते हैं एक पर्सन राम, ये राम आ गया और एक बिजनेस, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया जाता है राम के द्वारा। तो राम, इसे हम, जो बिजनेस स्टार्ट करेगा उससे हम प्रोप्राइटर कहते हैं, उससे हम ओनर भी कह सकते हैं। वन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, उससे हम प्रोप्राइटर और ओनर कह सकते हैं, ओनर भी हो सकता वो। सो राम इज अ ओनर, राम इज अ प्रोप्राइटर। उसने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राम ने 10,000 रुपए कैश लाया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राम ने 10,000 रुपीज का जो कैश लेकर आया। अब वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश क्यों लेकर आएगा, कैश की जरूरत क्या है, क्यों कैश लेकर आया, सबसे पहले उसकी जरूरत क्या है। अब जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मैंने कोई दुकान, न्यू शॉप ओपन की। इस समय तो ट्रेंड है, या तो किराने की शॉप आ जाएगी, कोविड-19 पोजीशन है, तो या तो किराने की या मैंने सब्जी की दुकान शुरू कर ली। अब मेरे पास जो दुकान थी, दुकान तो मेरे पास पड़ी है, अब उसमें सब्जी लाने के लिए सब्जी कैसे लेकर आऊंगा, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। तो सब्जी खरीदने के लिए मेरे को जो पैसा, जो पूंजी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया जाएगा, जो पूंजी लगाई जाएगी, उस पूंजी को ही हम कैपिटल कहते हैं। तो जो राम ने 10,000 रुपया लगाया, इन्वेस्ट किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैश जो इन्वेस्ट किया, तो इस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं, कैश। चलो एक और चीज हम ले लेते हैं। इसके अलावा राम ने 10,000 की गुड्स भी बिजनेस में लगाई। कोई भी गुड्स, कुछ भी जो उसके पास सामान पड़ा था, तो वो 10,000 रुपए की जो गुड्स थी वो भी उसने बिजनेस में लगा दी। उसके पास अपना घर में फर्नीचर पड़ा था, वो बिजनेस में लगा दिया। कुछ गुड्स पड़ी थी, वो लगा दी। तो इन दैट केस 10,000 कैश, 10,000 की गुड्स बिजनेस में उसने इन्वेस्ट की, बिजनेस में वो गुड्स लेकर आया, कैश लेकर आया। तो जो राम की टोटल कैपिटल इन द बिजनेस अब कितनी होगी, 10,000 का कैश, 10,000 की गुड्स। तो टोटल
जो कैपिटल आ गई राम की बिजनेस में, वो 20,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20,000। अब हम पढ़ते हैं जो लिखा है इसमें। कैपिटल क्या होती है? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर, वन हु इज द ओनर, उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। प्रोप्राइटर कौन होता है? जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो रिस्क लेता है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना रिस्क लेना है। बिजनेस सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो वन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। तो यहां पर जो अमाउंट इन्वेस्ट की गई है, इफ इट इज ए सिंगल पर्सन, अगर वो सिंगल पर्सन है देन प्रोप्राइटर। अगर 2 या 3 लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उन सबको हम पार्टनर्स कहते हैं। वो पार्टनरशिप फॉर्म होगी। तो जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है एंटरप्राइज में, उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये कैश की फॉर्म में, जो मैंने अभी समझाया। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। वो उसमें एसेट्स भी लगा सकते हैं। और वो कौन से एसेट्स? जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में, जिनको हम पैसे की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसकी कोई वैल्यू है। तो वो जो पैसा होगा, उस सभी को हम कैपिटल कहेंगे। कैपिटल को ठीक है जी, कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम है ओनर्स इक्विटी। कैपिटल को नेट वर्थ भी कहा जा सकता है। ये 2 नाम और हैं कैपिटल के। ओनर्स इक्विटी, जो ओनर है उसकी जो कैपिटल है, तो ओनर्स इक्विटी, और नेट वर्थ भी, इसको भी हम कैपिटल कहते हैं। सो कैपिटल क्या आ जाएगी? कोई भी पैसा जो इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के द्वारा कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। इसको अगर हम मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करना चाहें, तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या जाता है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब ये एसेट कौन सी चीज है, लायबिलिटीज क्या चीज है, ये अलग अलग टर्म्स हैं। ये सब टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट ऐसा इन नेक्स्ट पार्ट या लेटर लेक्चर्स में, या इसी लेक्चर में आगे ये दोनों टर्म्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फॉर द टाइम बीइंग कैपिटल इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एक बार इसको रिव्यू करते हैं। कोई भी पैसा ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे कैपिटल कहा जाता है। वो पैसा या एसेट इन्वेस्ट हो सकता है, और एसेट की मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू होनी चाहिए। और वो पैसा क्यों इन्वेस्ट किया जाता है? टू परचेज गुड्स, टू परचेज एसेट्स। अपने बिजनेस को रन करने के लिए जिस पूंजी की हमें जरूरत पड़ेगी, जिस पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसे हम कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म अब हम पढ़ेंगे ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट टर्म इज ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स जो अभी तक आपको जो उसको इंग्लिश का मीनिंग था, वो इसमें यूज नहीं होगा। आप लोगों ने क्या पढ़ा? ड्राइंग्स का मतलब कि भाई पेंटिंग करना, कोई चित्रकारी करना, ठीक है ना, वो ड्राइंग। कॉमर्स में, अकाउंट्स में उसे हम ड्राइंग्स नहीं कहते। वही अगेन एग्जांपल लेते हैं राम वाली, राम, श्याम, रहीम, कुछ भी। राम या रहीम, कोई भी नाम। तो राम ने बिजनेस से, ये बिजनेस आ गया, ठीक है। अब राम को पैसे की जरूरत है अपने घर के खर्चों के लिए। वो कहीं जॉब तो करता नहीं है, उसे घर के लिए राशन डलवाना है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, उनकी फी आ जाएगी, और कहीं खर्चे। वो सब खर्चे
राम कहां से करेगा, वो पैसा कहां से लेगा? तो वो पैसा बिजनेस से विड्रॉ करेगा। अब राम ने बिजनेस से 5,000 रुपया कैश विड्रॉ किया। किसके लिए विड्रॉ किया? अपने यूज के लिए विड्रॉ किया, अपने घर के लिए विड्रॉ किया। तो जो कैश राम के द्वारा बिजनेस से विड्रॉ किया जाएगा अपने पर्सनल यूज के लिए, उस पैसे को हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो क्या सिर्फ कैश विड्रॉ किया जाता है, क्या सिर्फ वही ड्राइंग्स होगी? नहीं, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। राम भाई सब बैठे हैं घर पर या शॉप पर बैठे हैं, घर से फोन आया। हम मान लेते हैं कि इसकी स्टेशनरी की दुकान है राम की। घर से फोन आया कि मोनू के लिए, जो उसका लड़का है, उसके लिए रजिस्टर लेकर आइए, कॉपीज लेकर आइएगा। तो 5 रजिस्टर की डिमांड आ गई। तो राम की अपनी स्टेशनरी की दुकान है, तो वो रजिस्टर अपनी ही दुकान से लेकर जाएगा, किसी और की दुकान से थोड़ा खरीदेगा। अब इसमें जो पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो गुड्स विड्रॉ की गई होंगी, जो गुड्स राम के द्वारा बिजनेस से विड्रॉ की गई होंगी पर्सनल यूज के लिए, इनको भी हम ड्राइंग्स कहते हैं। इनको भी हम ड्राइंग्स कहते हैं। सो इट कैन बी कैश, इट कैन बी गुड्स। अब जो अगला पॉइंट जो समझाने जा रहा हूं कि इनको वैल्यू किस पर किया जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज ये जो गुड्स थी, ये जो रजिस्टर है, राम को इसकी कॉस्ट, जो परचेज कॉस्ट है अपनी खरीद, वो 50 रुपये का एक जो रजिस्टर इनको पड़ा राम को, और वो इसको बेचता है, सेल प्राइस इस की पर रजिस्टर 70 है। अब जब राम ने 5 जो रजिस्टर अपने घर के यूज के लिए अपने बिजनेस से लेकर घर लेकर गया, इनको अब वो क्या अमाउंट यहां पर लिखेगा, किस रेट पर इसको वैल्यू किया जाएगा? कई लोग कहेंगे कि 70 रुपए का बेच रहा है, 5 से 350 रुपए की ड्राइंग्स कर दी। बहुत से लोगों को ही लगेगा 70 का, अगर वो बेचता 70 का बेचता, 70 इंटू 5 350, बिल्कुल गलत। हमने 70 के हिसाब से नहीं लेना। आप मुझे बताओ राम को नुकसान कितने का हुआ, कितने का घाटा पड़ा राम को, नुकसान एक्चुअल में कितने का हुआ? राम को ये जो 5 रजिस्टर थे उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही थी? उसको 5 रजिस्टर की जो कॉस्ट है वो 50 पर रजिस्टर के हिसाब से पड़ रही है। उसने 70 का नहीं खरीदा था, उसको लॉस 70 के हिसाब से नहीं हुआ, उसे जो घाटा पड़ा है वो 50 के हिसाब से घाटा पड़ा है। तो राम को जो ड्राइंग्स जो उसने की गुड्स विड्रॉ की पर्सनल यूज के लिए, वो परचेज कॉस्ट पर लेनी है। तो इसका मतलब क्या आ गया? ड्राइंग्स शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। ड्राइंग्स किस पर वैल्यू की जाएंगी? ड्राइंग्स वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। हम ड्राइंग्स को जब भी वैल्यू करेंगे, उसकी जो परचेज कॉस्ट है, जो कॉस्ट वैल्यू है, उसी पर वैल्यू करेंगे, उसी पर लिखेंगे। जितने का बेचना था उस पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको नुकसान जो है वो 50 के हिसाब से हुआ है। सो कितने की उसकी गुड्स विड्रॉ की थी उसने? 5 रजिस्टर थे, तो 250 की ड्राइंग्स होगी। एक और पॉइंट, ड्राइंग से क्या होता है? ड्राइंग से कैपिटल कम होती है। ड्राइंग क्या करेगी? इट रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। अगर हमने कोई गुड्स विड्रॉ की अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से विड्रॉ कर ली, तो जैसे हमने क्वेश्चन में लिया था कि 10,000 और 10,000 20,000 की कैपिटल थी राम की।
20,000 कैपिटल की राम की थी, इसमें से उसने 5,250 वैल्यू की गुड्स और कैश विड्रॉ कर लिया। तो जितनी चीजें उसने बिजनेस से विड्रॉ की, जितनी चीजें बिजनेस से विड्रॉ की, उसकी कैपिटल इतनी अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी। सो ड्रॉइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। नेक्स्ट टर्म जब हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए, आप लोग कितना अर्न कर रहे हैं? हाँ, कितने पैसे कमाते हो महीने के? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन कैसे हो गया? मीन्स जब मैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ये जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आएंगे, तो फीस कहां से दोगे मेरे को? अच्छा, मम्मा देंगे, पापा पैसे देंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जितना भी खर्चा है वो आपके मम्मा पापा पे करेंगे। आपके किताबों का, पढ़ाई का, आप लोगों के कपड़े, घूमने का, खाने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट नाउ यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लायबिलिटी को हम क्या कह सकते हैं कि लायबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द बर्डन। ये बर्डन है। अभी आप अपने पेरेंट्स के लिए बर्डन हो, बाद में जब आप पैसा कमाने लगोगे तो आप अपने पेरेंट्स का बर्डन हल्का करोगे। अभी राइट नाउ यूर बर्डन, क्योंकि आप कमा नहीं रहे हो। तो या फिर हम ऐसे कहते हैं, बात करते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि हम कहते हैं कि लड़कियों के लिए बोला जाता है कि वो बर्डन, वो बोझ है। जब उनका जन्म होता है, ऐसा सोच होती थी लोगों की, अभी भी कई लोगों की है, कई लोगों के अभी भी है, कि अगर किसी के घर 2 लड़कियां हो गई हैं तो बाकी रिश्तेदार परेशान हो जाएंगे। भाई इतना ज्यादा बर्डन, बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जी कि लड़की का जन्म हुआ, वो बोझ है परिवार के ऊपर, उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उसे शादी करके दूसरे घर भेज देंगे। ऐसा सोच थी। आज के टाइम पर लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। वो लड़कों से कई फील्ड में आगे है। मैं अभी सोच की बात कर रहा हूं, कंसेप्ट बताने के लिए। और क्या बोला जाता था कि लड़का घर का चिराग है, वो बुढ़ापे की लाठी है। वो बुढ़ापे की लाठी का मतलब क्या आ गया कि जब हम बूढ़े, जो पेरेंट्स है वो बूढ़े हो जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, तब उन्हें उनका बेटा रोटी खिलाएगा। तो लड़कियों को वो लायबिलिटी, बोझ मानते थे, और लड़कों को वो बुढ़ापे की लाठी, प्रॉपर्टी, एसेट, क्या बोलते थे? एसेट हो। मैं इन चीज को सपोर्ट नहीं करता, वो सिर्फ कंसेप्ट के लिए बात कर रहा हूं। तो लड़कियां आज के टाइम पर एसेट हैं, कुछ लड़के लायबिलिटी जरूर बन गए हैं। ठीक है, अब पढ़ाई पर आ जाते हैं। इसमें क्या आ गया? लायबिलिटी के लिए क्या लिखा? लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड। हमने किसी को पैसा देना है, पेबल है बिजनेस के द्वारा। जो भी पैसा बिजनेस ने किसी को पे करना है, क्यों पे करना है, इससे हम बोलते हैं बोझ है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टेक्निकल लैंग्वेज में लायबिलिटी है। मैंने किसी से कोई चीज खरीदी उधार पर, अगर मैंने उधार पर खरीदी, उसको पैसा पे करना, जब तक पैसा पे नहीं करता हूं, वो मेरे लिए बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है। मैंने किसी से सर्विस रिसीव की, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैंने टेक्नीशियन को बुलाया, मैकेनिक को बुलाया, उसने मेरी गाड़ी को ठीक कर दिया, रिपेयर किया, तो उसको अब मैंने पैसे देने हैं, उसको पैसा पे करना मेरी लायबिलिटी है। मैंने किसी से उधार लिया, अब उस पैसे को वापस करना मेरे लिए लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लायबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? बोझ है। कई बार हम घर पेरेंट्स भी बोल देते हैं ना। अब जैसे 10th का रिजल्ट आया होगा, जब आएगा 10th का रिजल्ट आएगा, तो क्या होगा कि कई बच्चे जिन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं लिए होंगे, हो सकता है कि पेरेंट्स गुस्से में ये बोल देंगे, यार तुम लोग तो बर्डन बन गए हो हमारे लिए,
घर के लिए, फैमिली के लिए बोझ बन के हो, पढ़ते नहीं हो, लिखते नहीं हो, तो यू आर बर्डन। और कुछ लोग समाज के लिए बर्डन हो जाते हैं, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं, लाइबिलिटी हो जाते हैं। तो आज जो बच्चे लाइबिलिटी है पेरेंट्स की, जिनके नंबर कम आए हैं, उन बच्चों के लिए अगर आप लोग, बाकी बच्चों के लिए भी, अभी आप लोग कमा नहीं रहे हो, यू आर द लाइबिलिटी राइट नाउ, आप लोगों को एसेट बनाना है। एसेट आगे टर्म समझाऊंगा, आप लोगों को एसेट बनाऊंगा, और एसेट बनने के लिए जैसे जैसे कहूंगा आप लोग अगर करते जाओगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लोग इन फ्यूचर, आज अगर लाइबिलिटी हो तो एसेट बन जाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लाइबिलिटी में दो प्रकार की और होती हैं, अगर इसको हम सब डिवाइड करें, एक आ जाती है इंटरनल लाइबिलिटीज और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज कौन सी होती है कि जो पैसा हमने ओनर को देना होगा, जो पैसा ओनर को देना होगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब ये जो कैपिटल वाला पॉइंट आ गया, मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था कि कैपिटल तब इसलिए समझाया कि लाइबिलिटी आपको पता नहीं है। कैपिटल जो है वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पॉइंट है। हम आगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली है। तो एक ओवरव्यू, आम लेमैन, आम बंदे के लिए, पर्सन के लिए, लेमैन के लिए दुकान और दुकानदार एक ही चीज है। लेमैन के लिए दुकान और दुकानदार एक ही चीज है, बट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए दुकान और दुकानदार का अलग वजूद है। दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, अलग अलग वजूद है। दुकान अलग है, दुकानदार अलग है। मैंने दुकान में पैसा इन्वेस्ट किया, मैं दुकानदार हूं, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। जो पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो पैसा जो मैंने दुकान में इन्वेस्ट किया, वो दुकान ने मेरे को देना है, वो दुकान की लाइबिलिटी है, दुकान ने मेरे को पैसा देना है। सो दुकान और दुकानदार दोनों अलग अलग हैं, ये दिमाग में बिठा लो। दुकान और दुकानदार बोथ आर सेपरेट। तो दोनों अगर अलग अलग हैं, सो जो पैसा दुकानदार ने दुकान में लगाया वो दुकान की लाइबिलिटी है। और जो भी अब हम क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, एज ए दुकान हम अपने आप को एज ए बिजनेस समझकर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए क्या आ जाएगी, मैं एज ए बिजनेस, मेरे पास किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको पैसा वापस करना है। सो कैपिटल जो मेरे पास आई है वो मुझे दुकानदार को वापस करनी है, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है, तो जो प्रॉफिट होगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जब हम बिजनेस करेंगे प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट किसको हमने वापस करना है, किसके साथ बांटना है, वो प्रॉफिट हमने देना है ओनर को, तो वो भी लायबिलिटीज है। तो जो लायबिलिटीज बिजनेस के अंदर की होंगी, चार दीवारी के अंदर होंगी, उन्हें हम इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं। और जो लायबिलिटीज आउटसाइड बिजनेस की होंगी, जो थर्ड पार्टीज होंगी, दुकान और दुकानदार फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी, और जो थर्ड पार्टीज आउटसाइड पार्टीज को जो पैसा हमने लौटाना होगा, वापस करना होगा, उसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहेंगे, उसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहेंगे। इसके अलावा और दो टर्म्स हैं लायबिलिटीज के अंदर। एक आ जाती है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज, और दूसरी आ जाती है करंट लायबिलिटीज। सो नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जिसमें करंट नहीं होता, और करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिनमें करंट होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो फिर क्या चीज है सर, बताओ ना कि नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज क्या है।
नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज है जिनको हमने जब वापस करना है उनके लिए हमें कुछ ज्यादा टाइम मिलता है, हम उन्हें रीपे करेंगे आफ्टर 1 ईयर, उनका पे बैक पीरियड 1 साल से ज्यादा होगा। मीन्स मैंने किसी को पैसा वापस करना है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो जिनका रिपेमेंट पीरियड 1 से ज्यादा होगा, 2, 5, 10 साल, 15 साल, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और वो लाइबिलिटीज जिसे हमने विदिन 1 ईयर वापस करना होगा, रीपे करना होगा, उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? करंट लाइबिलिटीज। तो इधर पेएबल आफ्टर 1 ईयर लॉन्ग रन के लिए होती हैं, और इसमें क्या आ जाएगा? पेएबल विदिन 1 ईयर, यूजली 12 मंथ्स के अंदर इनको पे करना होता है। तो करंट लाइबिलिटीज में कई चीजें आ जाती हैं, जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, ये सब डिस्कस हम आगे करेंगे। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, और कई चीजें आ जाएंगी। एक और टाइप होती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, वो मैं लेटर ऑन आपसे डिस्कस करूंगा, अभी वो यूज में नहीं आएंगी ज्यादा। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, हाँ कंसेप्ट एक नाम बता दिया कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, ध्यान रखना, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म अब हम पढ़ेंगे एसेट्स। अभी कई बार मैंने एसेट्स का जो वर्ड है वो यूज किया था। एसेट का मतलब क्या आ गया? एसेट का मतलब आ गया प्रॉपर्टी, पोजेशन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज किसी भी एंटरप्राइज के। इट कैन बी प्रॉपर्टी, इट कैन बी इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज, जिसे एंटरप्राइज के द्वारा यूज किया जाता है पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए। आपको पहले एग्जांपल मैंने बताया था कि अभी आप लोग कुछ अर्न नहीं कर रहे तो आप लायबिलिटी है, आप लायबिलिटी हो पेरेंट्स के लिए। जब आप पढ़ाई कर लोगे, आपकी जॉब लगेगी, और जब आप घर का खर्चा भी अपने पॉकेट से उठाओगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प करोगे, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे कि या अब ये हमारा जो बच्चा है, ये बच्ची है, जो भी है, वो हमारे लिए अब बुढ़ापे की लाठी बन गया, वो एसेट बन गया। और अकाउंट्स में क्या आ गया? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज है जो एंटरप्राइज बिजनेस के द्वारा ओन किया जाता है। और ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोल सकते हैं कि एनीथिंग विच इज टू बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक मीन्स जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पैसे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, तो वो एसेट्स आ जाते हैं। और एसेट्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। 2 प्रकार के हमारे पास एसेट्स होते हैं, रादर 3 प्रकार के, 3 टाइप्स है। हमने सबसे पहले लिखा नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट्स, इसके अलावा एक और भी आ जाएगा हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स। ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ 2 चीजों पर अभी फोकस करूंगा, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड पहले चलो एक कहानी फिर से। अब कहानी में क्या आ गया कि मेरे पास तो बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए आया, उसने देखा व्हाइट बोर्ड, पहले तो उसको आदत नहीं थी व्हाइट बोर्ड की या जो भी था, तो उसने कहा कि मेरे को ये साइज भी छोटा बोर्ड का अच्छा है, तो सर ये बोर्ड मेरे को अपने घर के लिए चाहिए, तो आप ये बोर्ड मेरे को बेच दीजिए। या मेरे पास कोई आया, या मैं किसी दुकान के पास गया, कपड़े की दुकान वाले के पास गया, वहां पर जो चेयर उन्होंने कस्टमर्स के लिए रखी थी, मैं बैठा, मुझे बड़े आरामदायक चेयर लगी, बैक बिल्कुल फिट, बिल्कुल सीधी बैक होगी, बड़ी कंफर्टेबल लगी। मैंने दुकानदार को क्या कहा, भाई साहब ये चेयर कितने की थी? वो मैंने जब बोला कि सर ये चेयर कितने की थी, मेरे को देखकर हंसने लगा। यार आप गलत दुकान पर आ गए हो, ये कपड़े की दुकान है, यहां पर कपड़ा मिलता है, चेयर नहीं मिलती। हमारी जो शॉप में
कपड़े बेचते हैं, हम यहां पर फर्नीचर नहीं बेचते। अगर आपको फर्नीचर खरीदना है तो किसी और दुकान में जाइए। मैंने ही वैसे, जिस बच्चे ने कहा कि भाई आपने ये जो बोर्ड जो है, आप ये बोर्ड मेरे को बेच दो, मैंने कहा कि मैंने ये बोर्ड बेचने के लिए नहीं खरीदा, मैंने अपने यूज के लिए खरीदा। वो कपड़े के दुकानदार ने मेरे को क्या कहा, हमने ये चेयर बेचने के लिए नहीं खरीदी, हमने यूज के लिए खरीदी। जो कस्टमर आएगा इस चेयर पर बैठेगा, हम उससे अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। तो जब हम कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं खरीदते, रीसेल करने के लिए नहीं खरीदते, तो उसे हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। हमने वो एसेट खरीदा लॉन्ग टर्म यूज के लिए। मैंने ये बोर्ड है, ये पिछले 15 साल से मैं यूज कर रहा हूं और अगले 15 साल भी यूज करता रहूंगा। हाँ, अगर ये खराब नहीं हुआ और अगर कोविड-19 से बच गए, तो ये जो बोर्ड है मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, लॉन्ग टर्म यूज के लिए। मेरा जो टेबल है, चेयर्स है, फर्नीचर है, मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा हुआ। मैंने किसके लिए खरीदा? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। मैंने लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदा है, तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट्स कौन से होते हैं? ये वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम आसानी से, या जिन्हें हम विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, तो उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। नॉन करंट एसेट्स अगेन दो प्रकार के होते हैं। एक आ जाएंगे हमारे पास फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? ये वही जो फिक्स्ड होंगे, लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदे होते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदा। और ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, हमने बिजनेस के बाहर, आउटसाइड बिजनेस, अगर कोई पैसा कुछ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, सो दैट लॉन्ग रन में हमें कुछ बेनिफिट मिले, हमें इंटरेस्ट मिले, हमें डिविडेंड मिले, तो वो जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उन्हें हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। बॉन्ड्स में किया हो सकता है पैसा इन्वेस्ट। फिक्स एसेट्स फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर ऊपर लिखता हूं। फिक्स एसेट्स अगेन उसकी दो टाइप्स हैं। एक आ जाता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? ये वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कोई आकार है, जिनका कोई स्वरूप है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं टेंजिबल एसेट। अब इसमें आप देखिए, जैसे ये व्हाइट बोर्ड मैं टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, जोर से मारूंगा तो फील आप लोगों को भी हो जाएगा, फील कर सकता हूं, सो दिस इज माई टेंजिबल एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अब प्लांट पेड़ वाला नहीं, बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी मीन्स ग्रुप ऑफ मशीनरीज, जो एज ए होल हम सेटअप को प्लांट बोलते हैं। सो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इन सब का आकार है, इन सब की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम इन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट। और इन्हें यूज किया जाता है रेवेन्यू अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो सर क्या ऐसे कोई प्रॉपर्टी होती है कि जिनसे हम पैसा भी कमा सकें और जिन्हें हम देख ही ना सके? हाँ, बिल्कुल होती है जी। उन्हें हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और वो इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे? इन्हें हम देख नहीं सकते, इट कांट बी सीन, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, इनका स्वरूप नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज होगी?
फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तब भी मेरी प्रॉपर्टी इससे पैसा कमा रहा हूं, इसकी वजह से पैसा कमा रहा हूं। होता है जी। एग्जाम्पल, गुडविल। गुडविल का मतलब आता है नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अब जैसे गवर्नमेंट ने अभी कहा कि तकरीबन सभी स्टेट्स में, सिटीज में बोल दिया है कि आप लोग होम डिलीवरी करवा सकते हैं। पहले तो बंद था, सभी लोग घर में ही मास्टर शेफ बन गए हुए थे। अब लोगों का मन आया कि चलो कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। तो आप लोगों ने सोचा कि कुछ ऑर्डर करते हैं, चलो पिज्जा मंगवा लेते हैं। तो कहां से ऑर्डर करोगे? दिमाग में बताओ कौन से 2 या 3 नाम आए हैं? डोमिनोज और पिज्जा हट, और भी 2, 3, 4 अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, बट मेन कौन से, पहले 2 नाम कौन से आए? डोमिनोज एंड पिज्जा। मैं इन दोनों की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करा, समझाने के लिए। डोमिनोज का नाम क्यों आया? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, वैरायटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, तो जिस वजह से उसकी कुछ रेपुटेशन बन गई है। आप लोग और इतने ABCD इतने रेस्टोरेंट हैं, वहां से आप पिज्जा नहीं खा रहे, वहां से ऑर्डर नहीं कर रहे, आपने डोमिनोज से ऑर्डर किया। उसका पिज्जा बाकियों के कंपैरिजन में महंगा है, उसके बावजूद भी आप ऑर्डर कर रहे हो। डोमिनोज का पिज्जा महंगा, बट तब भी उसकी सेल ज्यादा है, फुटफॉल ज्यादा है। दैट इज गुडविल, रेपुटेशन। तो नाम की वजह से, गुडविल की वजह से उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, इसे हम गुडविल कहते हैं। अगर आप जाते हो डोमिनोज के शोरूम में, उसके आउटलेट जाते हो, आप बोलते हो कि बताइए सर, हमने डोमिनोज की गुडविल देखनी है, तो क्या आपको वो दिखा पाएगा? उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, कोई स्वरूप है? मेरे पास कोई बच्चा आता है कि सर आपकी गुडविल बड़ी सुनी है, बड़ा नाम सुना है, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा, थैंक यू, ये तो बस ऊपर वाले की मेहर है। तो कोई बच्चा कहता है हमें गुडविल दिखाओ, तो क्या मैं किसी को गुडविल दिखा सकता हूं? मैं रिजल्ट बता सकता हूं कि भाई ये देखो हमारा रिजल्ट, इतनी पोजीशंस आई, इतने बच्चों के नंबर आए हैं, बट क्या मैं उनको गुडविल का कोई स्वरूप दिखा सकता हूं? इट कैन नॉट बी, मैं वो नहीं दिखा सकता। तो गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, बहुत सी चीजें हैं जो लेटर ऑन आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो फिक्स एसेट्स 2 प्रकार के आगे, टेंजिबल एसेट्स है और इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म अब हम पढ़ेंगे एसेट्स। अभी कई बार मैंने एसेट्स का जो वर्ड है वो यूज किया था। एसेट का मतलब क्या आ गया? एसेट का मतलब आ गया प्रॉपर्टी, पोजेशन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज किसी भी एंटरप्राइज के। इट कैन बी प्रॉपर्टी, इट कैन बी इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज, जिससे एंटरप्राइज के द्वारा यूज किया जाता है पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए। आपको पहले एग्जांपल मैंने बताया था कि अभी आप लोग कुछ अर्न नहीं कर रहे तो आप लायबिलिटी है, आप लायबिलिटी हो पेरेंट्स के लिए। जब आप पढ़ाई कर लोगे, आपकी जॉब लगेगी, और जब आप घर का खर्चा भी अपने पॉकेट से उठाओगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प करोगे, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे कि या अब ये हमारा जो बच्चा है, ये बच्ची है, जो भी है, वो हमारे लिए अब बुढ़ापे की लाठी बन गया, वो एसेट बन गया। और अकाउंट्स में क्या आ गया? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज है जो एंटरप्राइज बिजनेस के द्वारा ओन किया जाता है। और ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोल सकते हैं कि एनीथिंग विच इज टू बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक मीन्स जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पैसे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, तो वो एसेट्स आ जाते हैं। और एसेट्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। 2 प्रकार के हमारे पास एसेट्स होते हैं, रादर 3 प्रकार के, 3 टाइप्स है। हमने सबसे पहले लिखा नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट्स, इसके अलावा एक और भी आ जाएगा हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स। ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे।
तो अभी मैं सिर्फ दो चीजों पर अभी फोकस करूंगा, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड पहले चलो एक कहानी फिर से। अब कहानी में क्या गया कि मेरे पास को बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए आया, उसने देखा व्हाइट बोर्ड, पहले तो उसको आदत नहीं थी व्हाइट बोर्ड पर की या जो भी था, तो उसने कहा कि मेरे को ये साइज भी छोटा बोर्ड का अच्छा है, तो सर ये बोर्ड मेरे को अपने घर के लिए चाहिए, तो आप ये बोर्ड मेरे को बेच दीजिए। या मेरे पास कोई आया, या मैं किसी दुकान के पास गया, कपड़े की दुकान वाले के पास गया, वहां पर जो चेयर उन्होंने कस्टमर्स के लिए रखी थी, मैं बैठा, मुझे बड़े आरामदायक चेयर लगी, बैक बिल्कुल फिट, बिल्कुल सीधी बैक होगी, बड़ी कंफर्टेबल लगी। मैंने दुकानदार को क्या कहा, भाई साहब ये चेयर कितने की थी? वो मैंने जब बोला कि सर ये चेयर कितने की थी, मेरे को देखकर हंसने लगा। यार आप गलत दुकान पर आ गए हो, ये कपड़े की दुकान है, यहां पर कपड़ा मिलता है, चेयर नहीं मिलती। हमारी जो शॉप में कपड़े बेचते हैं, हम यहां पर फर्नीचर नहीं बेचते। अगर आपको फर्नीचर खरीदना है तो किसी और दुकान में जाइए। मैंने ही वैसे जिस बच्चे ने कहा कि भाई आपने ये जो बोर्ड जो है, आप ये बोर्ड मेरे को बेच दो, मैंने कहा कि मैंने ये बोर्ड बेचने के लिए नहीं खरीदा, मैंने अपने यूज के लिए खरीदा। वो कपड़े के दुकानदार ने मेरे को क्या कहा, हमने ये चेयर बेचने के लिए नहीं खरीदी, हमने यूज के लिए खरीदी। जो कस्टमर आएगा इस चेयर पर बैठेगा, हम उससे अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। तो जब हम कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं खरीदते, रीसेल करने के लिए नहीं खरीदते, तो उसे हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। हमने वो एसेट खरीदा लॉन्ग टर्म यूज के लिए। मैंने ये बोर्ड है, ये पिछले 15 साल से मैं यूज कर रहा हूं और अगले 15 साल भी यूज करता रहूंगा। हाँ, अगर ये खराब नहीं हुआ और अगर कोविड-19 से बच गए, तो ये जो बोर्ड है मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, लॉन्ग टर्म यूज के लिए। मेरा जो टेबल है, चेयर्स है, फर्नीचर है, मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा हुआ। मैंने किसके लिए खरीदा? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। मैंने लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदा है, तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट्स कौन से होते हैं? ये वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम आसानी से, या जिन्हें हम विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, तो उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। नॉन करंट एसेट्स अगेन दो प्रकार के होते हैं। एक आ जाएंगे हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? ये वही जो फिक्स्ड होंगे, लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदे होते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदा। और ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, हमने बिजनेस के बाहर, आउटसाइड बिजनेस, अगर कोई पैसा कुछ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, सो दैट लॉन्ग रन में हमें कुछ बेनिफिट मिले, हमें इंटरेस्ट मिले, हमें डिविडेंड मिले, तो वो जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उन्हें हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। बॉन्ड्स में किया हो सकता है पैसा इन्वेस्ट। फिक्स एसेट्स फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर ऊपर लिखता हूं। फिक्स एसेट्स अगेन उसकी दो टाइप्स हैं। एक आ जाता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? ये वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कोई आकार है, जिनका कोई स्वरूप है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं टेंजिबल एसेट। अब इसमें आप देखिए, जैसे ये व्हाइट बोर्ड मैं टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, जोर से मारूंगा तो फील आप लोगों को भी हो जाएगा।
फील कर सकता हूं, सो दिस इज माई टेंजिबल एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अब प्लांट पेड़ वाला नहीं, बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी मीन्स ग्रुप ऑफ मशीनरीज, जो एज ए होल हम सेटअप को प्लांट बोलते हैं। सो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इन सब का आकार है, इन सब की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम इन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट। और इन्हें यूज किया जाता है रेवेन्यू अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो सर क्या ऐसे कोई प्रॉपर्टी होती है कि जिनसे हम पैसा भी कमा सकें और जिन्हें हम देख ही ना सके? हाँ, बिल्कुल होती है जी। उन्हें हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और वो इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे? इन्हें हम देख नहीं सकते, इट कांट बी सीन, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, इनका स्वरूप नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज होगी? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तब भी मेरी प्रॉपर्टी ऐसे पैसा कमा रहा हूं, इसकी वजह से पैसा कमा रहा हूं। होता है जी। एग्जाम्पल, गुडविल। गुडविल का मतलब आता है नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अब जैसे गवर्नमेंट ने अभी कहा कि तकरीबन सभी स्टेट्स में, सिटीज में बोल दिया है कि आप लोग होम डिलीवरी करवा सकते हैं। पहले तो बंद था, सभी लोग घर में ही मास्टर शेफ बन गए हुए थे। अब लोगों का मन आया कि चलो कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं। तो आप लोगों ने सोचा कि कुछ ऑर्डर करते हैं, चलो पिज्जा मंगवा लेते हैं। तो कहां से ऑर्डर करोगे? दिमाग में बताओ कौन से 2 या 3 नाम आए हैं? डोमिनोज और पिज्जा हट, और भी 2, 3, 4 अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, बट मेन कौन से पहले 2 नाम कौन से आए? डोमिनोज एंड पिज्जा। मैं इन दोनों की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करा, समझाने के लिए। डोमिनोज का नाम क्यों आया? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है, वैरायटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, तो जिस वजह से उसकी कुछ रेपुटेशन बन गई है। आप लोग और इतने ABCD इतने रेस्टोरेंट हैं, वहां से आप पिज्जा नहीं खा रहे, वहां से ऑर्डर नहीं कर रहे, आपने डोमिनोज से ऑर्डर किया। उसका पिज्जा बाकियों के कंपैरिजन में महंगा है, उसके बावजूद भी आप ऑर्डर कर रहे हो। डोमिनोज का पिज्जा महंगा, बट तब भी उसकी सेल ज्यादा है, फुटफॉल ज्यादा है। दैट इज गुडविल, रेपुटेशन। तो नाम की वजह से, गुडविल की वजह से उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, इसे हम गुडविल कहते हैं। अगर आप जाते हो डोमिनोज के शोरूम में, उसके आउटलेट जाते हो, आप बोलते हो कि बताइए सर, हमने डोमिनोज की गुडविल देखनी है, तो क्या आपको वो दिखा पाएगा? उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, कोई स्वरूप है? मेरे पास कोई बच्चा आता है कि सर आपकी गुडविल बड़ी सुनी है, बड़ा नाम सुना है, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा, थैंक यू, ये तो बस ऊपर वाले की मेहर है। तो कोई बच्चा कहता है हमें गुडविल दिखाओ, तो क्या मैं किसी को गुडविल दिखा सकता हूं? मैं रिजल्ट बता सकता हूं कि भाई ये देखो हमारा रिजल्ट, इतनी पोजीशंस आई, इतने बच्चों के नंबर आए हैं, बट क्या मैं उनको गुडविल का कोई स्वरूप दिखा सकता हूं? इट कैन नॉट बी, मैं वो नहीं दिखा सकता। तो गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, बहुत सी चीजें हैं जो लेटर ऑन आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो फिक्स एसेट्स 2 प्रकार के आगे, टेंजिबल एसेट्स है और इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म इज रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब है इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये वो पैसा जो हमें मिल गया, जब मिलना है, ऑन द और फॉर सेलिंग एसेट्स और गुड्स। जब हमने एसेट्स को या गुड्स को बेचा होगा तो उससे जो पैसा मिल गया या मिलना है, उन्हें रिसिप्ट्स कहते हैं। अब इसमें हम 2 टर्म्स लेते हैं, एसेट्स जो इसमें लिखा और गुड्स को लिखा। एक एग्जांपल मैंने आपको पहले बताई थी कि मैं कपड़े की शॉप पर गया, मैंने कपड़े की शॉप पर उनको बोला कि कपड़े खरीदने के लिए बोला, उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएंगे कपड़े। जब मैंने उसको बोला कि मेरे को चेयर बेच दो, तो उसने मेरे को मना कर दिया। उसने कहा कि ये कपड़े की शॉप है, फर्नीचर की शॉप नहीं है, हम यहां पर कपड़े बेचते हैं, फर्नीचर नहीं बेचते। तो
जब कपड़े की शॉप वाले ने, क्लॉथ शॉप वाले ने जब फर्नीचर खरीदा, वो फर्नीचर किसके लिए खरीदा था? लॉन्ग टर्म यूज के लिए। तो फॉर क्लॉथ शॉप फर्नीचर जो है वो एसेट है, क्योंकि फर्नीचर वो बेचते नहीं है। और वही क्लॉथ शॉप वालों ने जब कपड़े खरीदे, कपड़े किसके लिए खरीदे? उन्होंने वो कपड़े बेचने के लिए खरीदे। तो जो कपड़े उन्होंने बेचने के लिए खरीदे, तो उन क्लॉथ को हम गुड्स बोलेंगे। एक और एग्जांपल, फर्नीचर शॉप। अब फर्नीचर शॉप में दो प्रकार का फर्नीचर होगा। कुछ फर्नीचर उन्होंने अपने यूज के लिए रखा होगा, बेचने के लिए नहीं लिया होगा। वो किसके लिए खरीदा होगा? अपने यूज के लिए। तो वो जो फर्नीचर खरीदा होगा वो एसेट बन जाएगा। जो 2-3 चेयर्स, टेबल रखे होंगे अपने यूज के लिए। और बाकी का जो फर्नीचर जो भी खरीदा होगा, वो फर्नीचर शॉप में जो फर्नीचर पड़ा है वो बेचने के लिए है। वो क्या है? बेचने के लिए है। तो वो जो फर्नीचर होगा वो एसेट नहीं होगा, वो गुड्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? वो गुड्स बन जाएंगी। तो एसेट और गुड्स की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती जाएगी। कि किसको ध्यान में रखकर चेंज होगी? कि जो बिजनेसमैन है, आपने देखना कि बिजनेसमैन का बिजनेस किस चीज का है। जिस गुड्स में वो डील करता है, अगर वो गुड्स खरीदता है तो वो गुड्स की कैटेगरी में आती है। और इसके अलावा वो अपने यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट, कोई गुड्स खरीदता है, वो एसेट बन जाएगी। अब इसमें जो फर्नीचर अगर वो बेचता है, फर्नीचर बेचने पर ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ऑन सेल जो हमें पैसा मिलेगा, जब हम एसेट बेचते हैं जो पैसा मिलता है उसे हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। उसे हम कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। और जो गुड्स को बेचने पर, गुड्स को सेल करने पर हमें जो पैसा मिलेगा, इसे हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। ठीक है? एसेट्स को बेचने पर जो पैसा मिला, उस रिसीट्स को हम कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे। और गुड्स को बेचने पर जो हमें पैसा मिलेगा उन्हें हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलेंगे। तो अब फटाफट हम रिवैम्प कर लेते हैं। जितना भी हमने पढ़ा उस सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने जो पढ़ा इस लेक्चर में, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो ओनर के द्वारा, प्रोप्राइटर के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है या गुड्स इन्वेस्ट की जाती हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल क्यों लगाई जाती है, पूंजी क्यों लेकर आई जाती है? ताकि बिजनेस किया जा सके, बिजनेस को रन किया जा सके। इसके बाद ड्राइंग्स, ओनर के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स जब विड्रॉ की जाएंगी तो उन्हें हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स से कैपिटल रिड्यूस होती है, ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होगी। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी बर्डन है, बोझ है बिजनेस के लिए। जो हमने किसी को पैसा देना है, क्यों पैसा देना है? क्योंकि हमने उससे कोई चीज उधार पर खरीदी, कोई सर्विस रिसीव की, कोई उधार लिया, उसके बदले में हमने उसको जो पैसा देना है उन्हें हम लायबिलिटीज कहते हैं। लायबिलिटीज दो प्रकार की होती हैं। एक आ जाती है इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो पैसा बिजनेस के अंदर ओनर को इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल या प्रॉफिट्स देना होगा, उसे हम इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं। और जो पैसा आउटसाइड बिजनेस लोगों को देना होगा उन्हें हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं। इसके अलावा दो और टाइप्स आ जाती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जिनका पे बैक पीरियड 1 साल से ज्यादा होगा, जिन्हें हमें 1 साल के बाद पे करना होगा, नॉन करंट। और जिन्हें हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना होगा, वो करंट लायबिलिटीज। देन इज एसेट्स। एसेट प्रॉपर्टी है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जिन्हें बिजनेस के द्वारा ओन किया जाता है, जिसे बिजनेस के द्वारा यूज किया जाता है फ्यूचर में पैसा अर्न करने के लिए। एसेट्स हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक आ जाते हैं नॉन करंट एसेट्स और एक आ जाते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होंगे? जिन्हें खरीदा जाता है बेचने के लिए नहीं, इन्हें हेल्ड किया जाता है नॉट फॉर रीसेल पर्पसेस, लॉन्ग टर्म यूज के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए एक्वायर किया जाता है। और करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। नॉन करंट एसेट्स अगेन आगे दो सब पार्ट्स कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स।
जो फिक्स एसेट्स हैं वो अगेन दो वे से आ जाएंगे। एक आ जाता है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, और इनटेंजिबल जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? नेक्स्ट हमने पढ़ा रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब आ जाएगा कि ये वो पैसा है जो हमने रिसीव किया या रिसीव करना है ऑन द सेल ऑफ एसेट्स और गुड्स। अगर हम एसेट्स बेचते हैं, एसेट्स बेचने पर जो पैसा हमें मिलेगा उन्हें हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं, और गुड्स बेचने पर जो हमें पैसा मिलेगा उन्हें हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स पर आप उसे लिख दीजिए, हमसे पूछिए। अगर कोई सजेशन है मोस्ट वेलकम। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सजेशंस भेजिए, ताकि हम आप लोगों को और बेहतर सुविधाएं जो प्रोवाइड कर सकें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।